Hello everyone. Welcome to Study Smart IAS PCS. Let's begin with the next class of our Smart अध्ययन सीरीज. सबसे पहले कमेंट में अटेंडेंस लगा देना. सब लोग अपनी अपनी अटेंडेंस लगाओ, उसके बाद लेक्चर स्टार्ट करो. ठीक है, चलो शुरू करते हैं. कुछ इंपॉर्टेंट बाउंड्री लाइंस को देखते हैं. ये अक्सर मैच द कॉलम में आती है, एक दूसरे से कंफ्यूज होते हो आप लोग, राइट. तो एक बार इसको देख लो, रिवाइज कर लो. ऐसे इजी क्वेश्चन गलत करोगे तो कैसे काम चलेगा, है ना. इंडिया और पाकिस्तान की जो लाइन है उसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन. क्यों बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन? क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक खून भरी लाइन खींची गई, जिसमें बहुत दंगे हुए, बहुत फसाद हुए, बहुत सारा खून बहा. इसलिए वो लाइन रेड कलर की हो गई, रेड कलर की लाइन हो गई. ठीक है, खून की लकीर खींच दी गई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में. याद रखना इसको ऐसा. ठीक है, मैकमहोन लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना. ठीक है, इंडिया और चाइना के बीच जो लाइन है, चाइना बार बार उस लाइन को क्रॉस करने की कोशिश तो करता है, मगर इंडिया के पास मोहन है जो कि इंडिया को बार बार बचा लेते हैं. ठीक है, मोहन मतलब कृष्ण भगवान. तो चाइना के पास बहुत पावर है, वो बहुत बार कोशिश करता है कि क्यों ना लाइन को क्रॉस किया जाए, बट इंडिया को कौन बचाता है? इंडिया को बचाते हैं मोहन. ठीक है, याद रखना इसको. दुरान लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है. कैसे याद रखोगे? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है वो इंडिया से थोड़ी दूर ही है, थोड़ी दूर ही अच्छे है. ठीक है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की जो लाइन है इंडिया से थोड़ी दूर है वो लाइन, तो इंडिया से दूर ही रहे वो लाइन तो ज़्यादा अच्छा है, राइट. 49th पैरेलल यूएसए और कनाडा के बीच में है. 38th पैरेलल नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में है. तो 49th यूएस कनाडा कैसे याद रखोगे? देखो, यूएस और कनाडा, यूएस यहाँ है, कनाडा ऊपर है. देखने में लगता है दोनों भाई भाई हैं. ठीक है, देखने में लगता है दोनों भाई भाई हैं, हमेशा एक दूसरे के साथ जिएंगे, एक दूसरे के साथ मरेंगे. ठीक है, दोनों में बहुत भाईचारा होगा, बट एक्चुअली में ऐसा कोई भाईचारा है नहीं. यूएस कनाडा के बीच में एक्चुअली कोई खास भाईचारा है नहीं. 4 9, 4 और 9, ऐसा कोई खास भाईचारा है नहीं. 4 और 9 से याद रखना. ठीक है, 4 और 9 मतलब भाईचारा कुछ खास यूएस और कनाडा के बीच में है नहीं. ठीक है, भाईचारा नहीं मतलब 4 9. ओके, नेक्स्ट इज 38 पैरेलल. ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में है. देखो, नॉर्थ हो या साउथ, चाहे नॉर्थ करो या साउथ करो, 38 सेम ही लिखा जाएगा. देखो फॉर एग्जांपल मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये 3 है, 3 है. 3 का नॉर्थ वाला पोर्शन क्या है? नॉर्थ में 3 ऐसा है, साउथ में ऐसा है. दोनों में सेम ही ना 3. 3 वर्ड जो है, लेटर जो है, 3 नंबर, दोनों नॉर्थ में भी सेम है, साउथ में भी सेम है. ऊपर भी ऐसा है, नीचे भी ऐसा. सेम फॉर 8. 8 देखो, ऊपर भी ऐसा 8, नीचे भी ऐसा 8, नॉर्थ हो या साउथ. ठीक है, तो नॉर्थ हो या साउथ सेम ही रहेगा 3 और 8 ऐसे नंबर से. ठीक है, बाकी ऐसे नहीं होते. और देखो 4 ऐसा थोड़ी है, नॉर्थ में अलग है, साउथ में अलग है, राइट. 5 देख लो, 5 नॉर्थ में अलग है, साउथ में अलग है. ठीक है, ये देख लो, 9 देख लो, 9 भी नॉर्थ में अलग है, साउथ में अलग है. बट 3 और 8 ऐसे नंबर है जो नॉर्थ और साउथ दोनों में सेम है. 3 नॉर्थ में सेम, साउथ में सेम. ठीक है, 8 नॉर्थ में सेम, साउथ में सेम. तो नॉर्थ और साउथ में सेम होने वाले नंबर ही 38 पैरेलल कराएंगे, इसलिए नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच की बाउंड्री है. ठीक है, समझ आया कि नहीं बताना. मैगिनॉट लाइन बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी. ठीक है, कैसे याद रखोगे? बहुत लोग मैगी नहीं खाते हैं, उनको लगता है उसमें फ्री के जर्म्स पड़े हुए हैं. तो फ्री के जर्म्स पड़े हुए हैं इसलिए बोलते हैं मैगी नॉट. मुझे मैगी मत दो, आई विल नॉट ईट मैगी. तो मैगी को नॉट बोल देते हैं जिनको लगता है फ्री के जर्म पड़े हुए हैं मैगी में. ठीक है, फ्री के कीटाणु पड़े हुए हैं जैसे मैगी में, तो ऐसी मैगी को नो बोल देते हैं लोग. मैगी नॉट, मुझे मैगी नहीं चाहिए. ऑर्डर नीस लाइन बिटवीन जर्मनी एंड पोलैंड, राइट. जर्मनी में कौन था? हिटलर था. हिटलर क्या कहता था? सब मेरे ऑर्डर का पालन करो, राइट. तो जर्मनी में हिटलर था, हिटलर कहता था ऑर्डर का पालन करो, लेकिन फिर भी पोलैंड ऑर्डर का पालन नहीं करता था, ऑर्डर नहीं पालन करता था. ऑर्डर नहीं पालन करने वाला पोलैंड, पालन है नहीं पोलैंड. ठीक है, तो ऑर्डर नहीं पालन करने वाला पोलैंड किसका ऑर्डर नहीं पालन कर रहा है? जर्मनी के हिटलर का. ठीक है, जो कि अपना ऑर्डर ही पालन कराना चाहता था. तो जर्मनी और पोलैंड का ऑर्डर नहीं फॉलो करने वाला याद रखना, तो याद रहेगा. आई होप आपको सारी लाइंस और सारी कंट्रीज किन के बीच में वो लाइन्स है याद हो गया होगा. यहाँ पे इंदस रिवर सिस्टम में जितनी भी रिवर्स हैं, इंदस, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज, इन सभी का आपको सोर्स ज़रूर याद होना चाहिए. कौन सी रिवर कहाँ से निकलती है. लेंथ वगैरह भले ही मत याद करना, लेकिन मैं सोर्स याद करवा देता हूँ, सोर्स कहाँ से है. ठीक है, किसका. और दूसरी चीज़ ये भी याद रखना कि कौन सी रिवर कहाँ जाके गिरती है. बहुत सारी रिवर हैं जो चेनाब में मिल जाती हैं. ठीक है, कुछ इंदस में मिलती है और इंदस खुद अरेबियन सी में गिरती है. तो एक बार देख लो कौन सी रिवर किस में मिलती है, और साथ ही साथ कौन सी रिवर का सोर्स क्या है. सबसे पहले सोर्स याद कर लेते हैं. जैसे कि इंदस नदी है, इंदस नदी का सोर्स है मानसरोवर लेक. कैसे याद रखोगे? सारी दुनिया ये मानती है कि इंदस नदी है तो इंडिया की ही, पाकिस्तान की नहीं है. भले ही इंदस वाटर ट्रीटी हुई हो,
बट निकलती तो इंडिया से ही है ना। तो सारी दुनिया ये बात मान चुकी है, मान सरोवर, ठीक है, सारी दुनिया ये मान चुकी है कि इंदस नदी निकलती तो इंडिया को ही है। इंडिया जब चाहे पानी रोक सकता है, राइट, ये याद रखना। झेलम वेरीनाग कैसे याद रखोगे? अगर झेलम कोई आपको बहुत ज़्यादा झिलाएगा, किसी बात पे कोई बहुत झिला रहा है आपको, तो आप क्या बोलेंगे? यू आर वेरी नॉटी। वेरी नॉटी बोलोगे ना अगर कोई झिलाएगा आपको हर बात पे, भाई झिला मत, यू आर वेरी नॉटी। तो वेरी नॉटी झेलम याद रखना, ठीक है। चेनाब, बारह लच्छा पास कैसे याद रखोगे? अगर कोई आपको छेना की मिठाई खिलाएगा तो आप क्या बोलोगे? मुझे लच्छे वाली मिठाई भी खानी है, लच्छेदार मिठाई खानी है, ठीक है। छेना की मिठाई, लच्छेदार मिठाई, दोनों सेम ही चीज़ है, ठीक है, याद रखना। रावी, रोहतांग पास, ठीक है। ब्यास भी, रोहतांग पास कैसे याद रखोगे? रवि का दोस्त रोहित है, रवि का दोस्त रोहित है और बस रोहित ही है। रवि का दोस्त रोहित है और बस रोहित ही है, यानी रवि और बस दोनों ही रोहित रोहतांग पास से निकलते हैं, ठीक। सतलज, मानसरोवर, राकस लेक, ठीक है, याद रखना कि सरोवर के पास बैठे थे, राक्षस आके सताने लगे। सरोवर के पास बैठे थे, राक्षस आके सताने लगे, तो सतलज नदी मानसरोवर राकस लेक से निकलती है। एक बार फिर से ट्रिक्स देख लेना तो हमेशा के लिए याद हो जाएगी, ठीक है। अभी देखो, अब देखते हैं कौन सी नदी किससे जाके मिलती है, कहाँ गिरती है। तो इसको याद करने का सिंपल तरीका है, देखो डायरेक्शन वगैरह भूल जाओ, कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है, इधर जा रही है उधर जा रही है, ये सब आपको एग्जाम में काम नहीं आएगा। एग्जाम में काम आएगा या तो प्रॉपर मैपिंग से ही पढ़ लो, राइट। और दूसरा तरीका ये कि जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ उस ट्रिक के थ्रू एक बार दिमाग में बिठा लो तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आप क्या बनाओ? सबसे पहले आप बनाओ इंदस नदी, इंदस को बना लो, राइट। इंदस कहाँ जा रही है? अरेबियन सी में जाके गिर जा रही है, इंदस अरेबियन सी में गिर जा रही है, राइट। इंदस में कौन सी नदी आ रही है? चेनाब आ रही है, इंदस में आ रही है चेनाब, ठीक है। चेनाब नदी इंदस में आ रही है, राइट। इंदस अरेबियन में जा रही है, इंदस में आ रही है चेनाब। अब चेनाब में आती हैं तीन नदियाँ, झेलम, रावी और ब्यास, ठीक है। रावी और ब्यास, जिनके दोस्त रावी और ब्यास दोनों ही रोहतांग वाली और झेलम वेरीनाग वाली, ये तीनों ही चेनाब से आके मिल रही हैं, ठीक है। यानी तीनों नदियाँ चेनाब से मिल रही हैं, चेनाब इंदस से मिल रही है, इंदस अरेबियन में गिर रही है, ठीक है। इस तरह से आपको ये माइंड मैप मन में बना लेना है कि झेलम, रावी और सतलज, सॉरी ब्यास नहीं है सतलज है, ठीक है, सतलज, झेलम, रावी और सतलज, ये तीनों आके आपके चेनाब में मिल रही हैं, चेनाब इंदस से मिल रही है, इंदस अरेबियन में जा रही है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि सतलज नीचे है, सतलज तो चेनाब से मिल रही है, एक और नदी बच गई ना हमारे पास, कौन सी? ब्यास। वो ब्यास जो है वो सतलज से आके मिल रही है, ठीक है। ब्यास जो है वो सतलज से आके मिल रही है, बस इतना याद रखना है, राइट। फिर से एक बार देख लो, इंदस नदी है, इंदस नदी अरेबियन सी में गिर रही है, इंदस से कौन सी नदी आके मिल रही है? चेनाब नदी आके मिल रही है, चेनाब से कौन सी तीन नदियाँ मिल रही हैं? चेनाब से तीन नदियाँ आके कौन सी चेनाब में गिर रही हैं? वो हैं झेलम, रावी और सतलज, राइट। झेलम, रावी और सतलज तो चेनाब से मिल जा रही हैं, लेकिन सतलज से कौन सी नदी आके मिल रही है? ब्यास। ये एक माइंड मैप मन में बना लोगे, एक बार खुद से बना लो इसको तो कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। बाकी मैप में अगर ऐसे ऐसे करके मिलाओगे ना तो कन्फ्यूजिंग हो जाता है, तो इसको सिंपल सा फिगर बना के याद कर लो। कुछ माउंटेन पासेस हैं इंडिया के जिनकी आपको सिर्फ जगह पता हो तो ये काफ़ी है, ठीक है। स्टेट का नाम पता हो तो काफ़ी है। बिटवीन किसके बीच में पासेस हैं ये याद करना उतना ज़रूरी नहीं है, फिर मैंने लिख दिया अगर आपको याद करना हो तो। मेरा काम है आपको मेनली स्टेट याद करवा देना, कौन से पास कौन से स्टेट में है, राइट। जैसे बनिहाल पास है जम्मू कश्मीर में, बनिहाल पास कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। शिपकीला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। बारालाछाला हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश में। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश। जोजिला जम्मू एंड कश्मीर। बुर्जिल पास जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। नाथुला सिक्किम। जलेबला सिक्किम। नीतीला उत्तराखंड। अब ये सारे याद कैसे रखोगे? सबसे पहले एक एक स्टेट के पकड़ते हैं। सबसे पहले पकड़ लो कश्मीर वाले, जम्मू कश्मीर वाले पकड़ लो, ठीक है। तो कश्मीर में क्या हो रहा है इस समय? कुछ लोग कह रहे हैं कि हाल सही है और कुछ लोग कह रहे हैं कि हाल बेहाल है, ठीक है। इसलिए बनी हाल जो है वो कश्मीर का हो गया, ठीक है। तो हाल बेहाल क्यों है? कश्मीर का हाल बेहाल क्यों हो रखा है, ठीक है। क्यों हो रखा है? क्योंकि जो लोग कुछ बुज़दिल लोग हैं, ठीक है, वो लोग कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं कि वहाँ का हाल बेहाल हो जाता है, यानी जोजी और बुज़दिल। तो जो लोग थोड़े बुज़दिल हैं वो लोग छुप छुप के कुछ ऐसे काम कर देते हैं कि वहाँ का हाल बेहाल हो जाता है, राइट। टेररिस्ट की बात कर रहा हूँ। तो जोजिला और बुज़दिल दोनों ही कश्मीर में हैं। जो लोग बुज़दिल हैं वो कश्मीर का हाल बेहाल कर रहे हैं। बनिहाल, जोजिला और बुज़दिल तीनों कश्मीर के याद हो गए, राइट। अभी बात करते हैं हिमाचल के वासिस की। हिमाचल का ऐसे याद रखना कि हिमाचल आप रोहित के साथ गए हो,
आपका बड़ा ही लालची दोस्त है रोहित, बड़ा ही लालची दोस्त है रोहित। उसके बाद हिमाचल गए हो आप, वहाँ पर आपको दो चीज़ें देखने मिल रही हैं, एक तो शीप देखने मिल रही है ढेर सारी, और लोमड़ी देखने को मिल रही है। ठीक है, आप रोहित के साथ, जो कि बड़ा लालची है, उसके साथ गए हो हिमाचल घूमने, वहाँ आपको शीप देखने मिल रही है और लोमड़ी देखने मिल रही है। यानी कि हिमाचल में क्या क्या है, रोहतांग पास, बड़ा लच्छा पास, रोहित और बड़ा लालची। देखने को क्या मिल रहा है, शिप की ला, शीप, और बुमड़ी ला, लोमड़ी देखने मिल रही है। तो हिमाचल के ये चारों याद हो गए, राइट। सॉरी, हिमाचल में सिर्फ शिप ही दिख रही है, लोमड़ी जो है वो अरुणाचल में दिख रही है। ठीक है, लोमड़ी अरुणाचल में दिख रही है और शिप हिमाचल में दिख रही है, इस तरह याद रखना। सिक्किम के दो इंपॉर्टेंट पासेज हैं, नाथुला जिले। देखो पासेज बहुत सारे हैं, मैंने यहाँ सिर्फ वही लिखे हैं जो रिपीटेडली एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो बहुत बार पूछे गए हैं। ये सारे मतलब पता होने ही चाहिए, वो वाले लिखे हैं। इसके अलावा पासेज तो बहुत सारे हैं, एक बार आप गो थ्रू कर लेना पूरी लिस्ट से। मगर ये वाले आप गलत करना एफर्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत बार पूछे गए हैं जो मैंने यहाँ लिस्ट डाउन किए हैं। ठीक है, देखो सिक्किम में दो हैं, नाथुला और जेलेपला। कैसे याद रखोगे, सिक्किम मतलब कोई चीज़ सीखा है। ठीक है, क्या क्या सीखा है आपने, जले पे नमक छिड़कना सीखा है। तो लोग आपसे पूछ रहे हैं जले पे नमक छिड़कना कहाँ से सीखा, जलेपला नाथू सिक्किम। ठीक है, जले पे नमक छिड़कना कहाँ से सीखा, याद रखना इसको। उत्तराखंड, नीतीला। अगर आपको मेंस देना है यूपी पीसीएस का, तो आपको उत्तर लिखने पड़ेंगे, और उत्तर लिखने पड़ेंगे तो सरकार की सभी नीतियों का आपको पता होना चाहिए। तो उत्तर लिखना है तो नीतियों का पता होना चाहिए। उत्तराखंड में नीतीला है। इस तरह से सारे इंपॉर्टेंट पासेस मैंने आपको याद करवा दिए। याद रखना, अरुणाचल में लोमड़ी है और हिमाचल में शीप है। हिमाचल किसके साथ गए हो, रोहित, जो कि बड़ा लालची है। ठीक है, कुछ बायोलॉजी के टर्म्स हैं और साइंटिस्ट जिन्होंने उनको डिस्कवर करा, जैसे कि सेल, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर करा। सेल थ्योरी किसने दी, श्लेडन और सजवान ने। प्रोटोप्लाज्म, पुरकिंज, माइटोकॉन्ड्रिया, आल्टमैन, गोल्गी बॉडीज, कैमिलो गोल्गी, लाइजोसोम, डे डुवे और राइबोसोम पैलाडे। ये सारे नाम आते हैं, कई बार पूछा जाता है। तो बताओ कि कैसे याद करोगे इसको। सेल जो होती है वो आपके बॉडी का हुक है, एक तरह से मान लो। ठीक है, अगर सेल नहीं होगी तो आपकी बॉडी जो टंगी है हुक पे वो नीचे गिर जाएगी। तो सेल एक तरह से पूरी बॉडी को संभाल के रखती है, पूरी बॉडी का बेसिक फंक्शन ही सेल परफॉर्म करती है। तो सेल आपकी बॉडी का हुक है, ऐसे याद रखना बस। ठीक है, और सेल थ्योरी किसने दी, शिलिन और सिचुआन ने। कैसे याद रखोगे, ये लोग बोल रहे थे कि सेल की थ्योरी सच है, सेल की थ्योरी सच है। ठीक है, सेल सच, ऐसे याद कर लो बस, सेल थ्योरी। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म, पुरकिंज। कैसे याद रखोगे इनका नाम, प्रोटोप्लाज्म का फंक्शन ही होता है सेल के बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करना। तो प्रोटोप्लाज्म का मतलब, प्रोटोप्लाज्म जी सेल के बेसिक फंक्शंस पूरे कीजिए। प्रोटोप्लाज्म जी आप सेल के बेसिक फंक्शंस को पूरे कीजिए। ठीक है, पूरे कीजिए, पुरकिंज, प्रोटोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया, ऑल्टमैन। कैसे याद रखोगे, आत्मा को मिटा कोई नहीं सकता, आत्मा को मिटा कोई नहीं सकता। ठीक है, हरियाणवी लैंग्वेज में बोले तो आत्मा मिटे कोई ना। ठीक है, ऐसे याद रखना। कामिलो गोल्गी, गोल्गी बॉडीज नाम से ही पता है। दे डुवे, लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स को सुसाइड बैग ऑफ सेल्स भी बोलते हैं। सेल्स अपने आप को रिसाइकिल करने के लिए कई बार डेड भी हो जाती हैं। ठीक है, तो लोग लाइजोसोम को क्या बोलते हैं, सेल की रिसाइकलिंग के लिए आपने अपनी जान दे दी। लाइजोसोम्स ने सेल की रिसाइकलिंग के लिए आपने अपनी जान दे दी। ठीक है, एक्चुअली जान तो सेल ने ही दी है अपनी, बट लाइजोसोम का फंक्शन ये है। ठीक है, तो लाइजोसोम जी सेल की प्रोटेक्शन के लिए आपने अपनी ही जान दे दी, जान दे दी मतलब दे दुए। ठीक है, राइबोसोम्स, पराडे। राइबोसोम का मेन फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। कैसे याद रखोगे, बॉडी का पालन पोषण जो है वो प्रोटीन से ही होता है। ठीक है, और राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। तो आपको फंक्शन भी बेसिक किस थोड़े थोड़े याद हो गए, और ट्रिक से आपको उनके नाम भी याद हो गए। फंक्शन समझ जाओगे तो नाम वाली ट्रिक आपको समझ आएगी। ठीक है, कुछ इकोनॉमी के टर्म्स हैं जो आपस में दिमाग में काफ़ी मिक्स हो जाते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए एक बार इनको पढ़ लो कि कौन से टर्म का क्या मतलब होता है। आसान भाषा में समझ लो तो कभी गलत नहीं करोगे। सबसे पहले पाल्मा रेशियो को याद करो। पाल्मा रेशियो को ऐसे याद करो कि पल में रिच, पल में पुअर। कोई पल में रिच हो रहा है, पल में पुअर हो रहा है। देखो पाल्मा रेशियो का बेसिकली मतलब क्या होता है, पाल्मा रेशियो का मतलब ये होता है कि ये इनकम शेयर को कंपेयर करता है। इनकम शेयर को कंपेयर करता है, किसकी इनकम शेयर को कंपेयर कर रहा है, रिच लोगों की जो इनकम है और पुअर लोगों की जो इनकम है उनको कंपेयर कर रहा है। ठीक है, तो 10% जो रिच लोग हैं, 10% जो रिचेस्ट लोग हैं कंट्री में, ठीक है, उनकी इनकम को कंपेयर करता है विद 40% ऑफ पुअर पीपल इन कंट्री। ठीक है, 10% रिचेस्ट उठाएगा और 40% पुअरेस्ट उठाएगा, और उन लोगों की इनकम को कंपेयर करेगा। उसके बाद जो रेशियो आएगा वो बोलेंगे पाल्मा रेशियो है। कैसे होता है देख लो इसको। सपोज कंट्री में टॉप 10% जो रिच लोग हैं
ठीक है, वो पूरे कंट्री की 50% ऑफ द टोटल इनकम कमाते हैं। ठीक है, 50% ऑफ टोटल इनकम 10% ऑफ रिचेस्ट लोगों के पास जाती है। और वहीं जो 40% कंट्री में पुअरेस्ट लोग हैं, उनके पास पूरे देश की इनकम का सिर्फ 10% जाता है। ठीक है, मतलब 10% जो रिचेस्ट लोग हैं उनके पास पूरे देश की इनकम का 50% जा रहा है, लेकिन 40% जो पुअरेस्ट लोग हैं उनके पास पूरे देश की इनकम का सिर्फ 10% जा रहा है। तो इसको निकालते कैसे हैं इस रेशियो को? ये जो 50 है ना, 50 ऊपर और नीचे जो 10 है उसको डिवाइड कर देते हैं और 5 आ जाता है। तो ये जो 5 आया इसका मतलब क्या है कि जो रिच 10% हैं वो 5 टाइम्स मोर कमा रहे हैं देन पुअर 40%। ठीक है, जो रिच 10% लोग हैं वो 5 टाइम्स मोर कमा रहे हैं देन पुअर 40%। यही बोलते हैं पाल्मा रेशियो, इसे ही बोलते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल देके समझा दिया आपको। अगर नहीं समझ आया तो फिर से पीछे करके देखो, समझ आ जाएगा। ठीक है, पाल्मा रेशियो में पल में रिच पल में पुअर करके याद रखना। बेसिकली इसका फंक्शन होता है रिच वर्सेस पुअर को कंपेयर करना। ठीक है, अगर पाल्मा रेशियो कम है, लो है, तो इसका मतलब देश में ज़्यादा इक्वलिटी है। अगर पाल्मा रेशियो हाई है, बहुत ज़्यादा, मतलब देश में बहुत ज़्यादा इनइक्वलिटी है। ठीक है, आगे देखो कजनेट कर्व क्या होता है। कजनेट कर्व एक ऐसा शो है जो ये बोलता है सिंपल सा कि जब कोई भी इकोनॉमी ग्रो करने लगती है, ग्रोइंग फेज में होती है, ठीक है, तो क्या होता है उसमें इनइक्वलिटी पहले बढ़ती ही बढ़ती है। अगर कोई कंट्री ग्रो कर रही है, इकोनॉमिकली ग्रो कर रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है किसी कंट्री में, तो पहले वहाँ पे इनइक्वलिटी बढ़ेगी। ठीक है, और उसके बाद जब इकोनॉमिक ग्रो हो जाएगी तो वो इनइक्वलिटी कम होने लगेगी। तो इस तरह से कुछ कजनेट कर्व बनता है। ठीक है, इनइक्वलिटी पहले बढ़ती है फिर कम हो जाती है जैसे जैसे इकोनॉमी आपकी बढ़ेगी। ठीक है, अब जीनी कोएफिशिएंट क्या होता है? जीनी कोएफिशिएंट किसी भी कंट्री की इनकम इनइक्वालिटी को मेजर करता है। इनकम इनइक्वालिटी को मेजर करता है। जीनी कोएफिशिएंट की वैल्यू 0 से 1 तक रेंज में रहती है। ठीक है, अगर जीनी कोएफिशिएंट 0 है मतलब देश में परफेक्ट इक्वलिटी है, जितने भी लोग हाउस होल्ड अर्न कर रहे हैं सबकी सेम इनकम है। अगर जीनी कोएफिशिएंट 1 है मतलब परफेक्ट इनइक्वलिटी है, फिर कि एक इंसान के पास सब कुछ है और दूसरे के पास कुछ भी नहीं है, बाकियों के पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, मतलब अगर जीनी कोएफिशिएंट एग्जांपल ले लो, सपोज एक गांव है, एक विलेज है। ठीक है, उस विलेज में सब लोग 10,000 रुपये कमा रहा है, हर हर इंसान उस गांव का 10,000 रुपये कमा रहा है, तो वहाँ का जीनी कोएफिशिएंट 0 होगा क्योंकि वो परफेक्ट इक्वलिटी है। ठीक है, लेकिन उसी गाँव में अगर एक विलेज है जहाँ पे एक आदमी 10,000 रुपये कमा रहा है और बाकी आदमी एकदम कुछ नहीं कमा रहे हैं, तो वहाँ पे जीनी कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा, मतलब परफेक्ट इनइक्वालिटी हो जाएगी। तो जीनी कोएफिशिएंट यही है बस। ठीक है, लॉरेंस कर्व क्या होता है? लॉरेंस कर्व इनइक्वालिटी ऑफ इनकम शो करता है। ठीक है, और कितनी वेल्थ है और इनकम में कितनी इनइक्वालिटी है वो शो करता है। कैसे करता है वो शो? एक्स एक्सिस पे पुअरेस्ट से रिचेस्ट लोगों की पॉपुलेशन होती है और वाई एक्सिस पे उनकी इनकम होती है। ठीक है, तो अगर ये स्ट्रेट है, बिल्कुल ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, डायगनल लाइन, समझ लो परफेक्ट इक्वलिटी है सोसाइटी में। बट ये लाइन परफेक्ट इक्वल होती नहीं है। ज़्यादातर ये जो ग्राफ होता है ये नीचे की तरफ बेंड होता है। ठीक है, और क्योंकि बेंड होता है क्योंकि रिच लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता है। द मोर इट बेंड्स, जितना ज़्यादा बेंड होगा उतनी ज़्यादा इनइक्वलिटी होगी। अगर ये सीधा है मतलब परफेक्ट इक्वलिटी है। ठीक है, तो मतलब लॉरेंस कर्व क्या शो करता है कि हाउ इवनली और अनइवनली द इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन द कंट्री। ठीक है, अब जीनी कोएफिशिएंट निकालते कैसे हैं? जीनी कोएफिशिएंट ये होता है, जैसे ये है ना, ये लाइन है और मैंने बोला लॉरेंस कर्व लगभग ऐसा रहता है। तो जीनी कोएफिशिएंट होता है टोटल एरिया बिटवीन दिस लाइन ऑफ इक्वालिटी और लॉरेंस कर्व के बीच में जो एरिया है वो ऊपर रहेगा। ठीक है, ये वाला एरिया ऊपर रहेगा। जीनी कोएफिशिएंट निकालने में रेशियो निकालना पड़ेगा ना, तो ये वाला एरिया ऊपर रहेगा, एरिया बिटवीन लॉरेंस कर्व एंड इक्वालिटी लाइन्स। लॉरेंस कर्व और इक्वालिटी लाइन के बीच में जो एरिया है ये ऊपर रहेगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा? टोटल एरिया अंडर इक्वालिटी लाइन। इक्वालिटी लाइन के अंडर में टोटल एरिया कितना आ रहा है? ये पूरा आ रहा है ना, तो नीचे वो रहेगा टोटल एरिया अंडर इक्वालिटी लाइन। ये जीनी कोएफिशिएंट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, एरिया बिटवीन लॉरेंस कर्व एंड इक्वालिटी लाइन अपॉन टोटल एरिया अंडर इक्वालिटी लाइन। तो ये जीनी कोएफिशिएंट का फॉर्मूला होता है, याद रखना। जीनी कोएफिशिएंट होता 0 और 1 ही है। ठीक है, तो लॉरेंस कर्व और जीनी कोएफिशिएंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये भी याद रखना। एंजल्स लॉ क्या होता है? जैसे जैसे इनकम बढ़ती है लोगों का खाने पीने की चीज़ों पे खर्च करना कम हो जाता है। ठीक है, अब आप सोचोगे ऐसा कैसे होगा, ज़्यादा इनकम होगी ज़्यादा खाएंगे। ठीक है, बट ऐसा ही होता है, एंजल्स लॉ यही कहता है। सपोज़ कोई फैमिली हो बहुत पुअर है, उसको सिर्फ 5,000 रुपये आते हैं महीने में, तो 5,000 में से वो 3,000 रुपये तो खाने पे खर्च करेगा ना, क्योंकि खाना ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, खाना तो बेसिक है उनके लिए। तो 3,000 खर्च करेगी वो, मतलब 60% पैसा फूड पे खर्च कर रहा है, राइट। लेकिन अब किसी फैमिली के पास 50,000 रुपये महीने महीने में आ रहा है, तो 50,000 में से वो मैक्स टू मैक्स 10,000 रुपये ही फूड पे खर्च करेगा। ठीक है, यानी सिर्फ 20% रुपये फूड पे खर्च करेगा। भले ही ये ज़्यादा फूड खा रहे हो उन लोगों से, बट इनका ओवरऑल परसेंटेज जो फूड पे खर्च हो रहा है वो कम हो रहा है,
गरीब लोगों का परसेंटेज ज़्यादा फूड पे खर्च हो रहा है, यही कहते हैं एंजल्स लॉ, राइट। अब कुछ लोकल स्टॉर्म्स देख लो इंडिया के, ये यूपीपीसीएस के बहुत फेवरेट है। कौन से स्टॉर्म कहाँ के हैं बस इतना याद रखना है आपको, ठीक है। ये सारे प्री मानसून होते हैं, बट मेनली कौन से कहाँ पे होता है इतना याद रखो। नॉर्वेस्टर्स जो होते हैं वो आसाम और वेस्ट बंगाल में होते हैं। कैसे याद रखोगे, इनका नाम देखो है वेस्टर, बट होते ही ये ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में होते हैं, ठीक है। आसाम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा वाले रीजन में नॉर्वेस्टर्स आते हैं। स्प्रिंग स्टॉर्म शावर है, रेनफॉल कॉज करते हैं। नॉर्वेस्टर को ही बंगाल में काल बैसाखी भी बोलते हैं, तो नॉर्वेस्टर काल बैसाखी एक ही है, ठीक है। मैंगो शावर, मैंगो शावर कहाँ आते हैं, आपके केरला और कर्नाटक वाले रीजन में आते हैं। तो मैंगो शावर साउथ में, केरला कर्नाटक वाले रीजन में आते हैं, और ये हेल्प करते हैं आम के पकने में, मैंगो की राइटनिंग में हेल्प करते हैं, इसलिए इनको मैंगो शावर बोला जाता है। प्री मानसून शावर्स हैं, राइट। और देखो चेरी ब्लॉसम्स, चेरी ब्लॉसम्स भी केरला में आती है, कर्नाटक केरला वाले रीजन में, और ये कॉफ़ी के फ्लावरिंग में बहुत हेल्प करती है, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे, बहुत पहले आपने चेरी वाला शेक, अब कॉफ़ी पियो, ठीक है। अब कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम्स आ गए हैं। काल बैसाखी मैंने बता ही दिया, वेस्ट बंगाल में बोलते हैं। बस इतना ही पढ़ते हैं आज के लेक्चर में, बाकी कल के लेक्चर में नए टॉपिक साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, कीप रिवाइजिंग, एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस। थैंक यू।